हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं आर के सिंह और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं CBSE क्लास 10 का केमिस्ट्री। CBSE में जो बुक्स चलती हैं वो मेनली NCERT हैं और NCERT की साइंस बुक जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइंड है। केमिस्ट्री जो है इसमें कुल मिलाकर के 6 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और इसमें चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक और चैप्टर 15 जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो सिलेबस है आपका वो इस तरह से है, इसको आप नोट कर लीजिए। CBSE क्लास 10 केमिस्ट्री सिलेबस। ये देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके बाद चैप्टर 2 है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो लास्ट चैप्टर है वो बुक में चैप्टर 15 है एंड दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इतने चैप्टर्स हमें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 1 एंड दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। क्लास 9th में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और आज ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर। मैटर में होने वाले जो चेंजेस हैं वो दो तरह के हैं। एक है आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, या केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो फिजिकल चेंज है यह होता है टेम्पोररी और ये होता है रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसके साथ ही नेचर and identity of the initial substance is not changed। यानी जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका जो नेचर है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें न तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और न ही एनर्जी रिलीज होता है। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर डू रिलीज्ड इन फिजिकल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद केमिकल जो चेंज है ये होता है परमानेंट चेंज है और ये होता है इरिवर्सिबल।
इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल चेंज के कारण ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका नेचर, उनका कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है। सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस is changed, and also heat is either absorbed or released during chemical change। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। पहले सबसे पहली बात कि जो मैटर है, इस मैटर में चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये जो फिजिकल चेंज होता है टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका जो नेचर है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है। हीट ना तो एब्जॉर्ब होता है और ना ही रिलीज होता है। जबकि केमिकल चेंज जो है यह परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज के समय न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस इज चेंज्ड एंड हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। इसको आप नोट कर लीजिए। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। चेंज इन स्टेट, यानी जो स्टेट चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, उसी तरह से वेपर का लिक्विड में चेंज होना, या फिर लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना, या फिर सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाना, या फिर वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना। ये सारे जो चेंजेस हैं ये क्या हैं, फिजिकल चेंज है। जबकि केमिकल चेंज में इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, गर्मी के दिनों में जब दूध को हम खुले में रख देते हैं तो कुछ देर के बाद वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, तो मिल्क में नेचुरली एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसके वजह से ये जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, जिसको हम लोग दूध का फटना भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसके साथ ही रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ सुगर, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सारे जो चेंजेस हैं ये सारे चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं, जिनको हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ और केमिकल चेंजेस का हम एग्जांपल देख लेते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ये देखिए, यदि हम मैग्नीशियम का रिबन लें और मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम ऑक्सीजन में उसका कंबशन कराएं तो इसका कंबशन होगा, और यह कंबशन जो है
ये ऑक्सीडेशन भी है, और इसका जो कंबशन होगा व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ, विथ व्हाइट डैजलिंग लाइट, और इसके वजह से बनेगा एक व्हाइट पाउडर, एंड दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जो है व्हाइट पाउडर होगा, ठीक है, ये सॉलिड होगा। एक्चुअली यह जो है मैग्नीशियम रिबन है, इसके सरफेस पे, इट्स सरफेस हैज कोटिंग ऑफ MgO which hinders its burning. Therefore, before we burn the magnesium ribbon, it is rubbed with sandpaper to remove the MgO coating, so as the combustion is smooth। यानी ये जो मैग्नीशियम रिबन जिसको हमने जलाया है, तो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग ऑलरेडी पाया जाता है, जो कि कंबशन प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस में रुकावट पैदा करता है। इसीलिए इसको जलाने के पहले हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रगड़ देते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कोटिंग है वो रिमूव हो जाए, और जो कंबशन हो इसका स्मूथली हो सके। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह देखेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल, और वो होगा PbNO3(2), यानी ये आपका है लेड नाइट्रेट। इसको यदि हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये मिलेगा KNO3 प्लस PbI2। इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड है। तो लेड नाइट्रेट को यदि हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं तो ये मिल जाएगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट, और ये है आपका लेड आयोडाइड, जबकि ये है पोटेशियम आयोडाइड। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिलता है। इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं कि जिंक को यदि हम डाइल्यूट HCl के साथ करा दें तो ये मिल जाएगा हमको ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसी तरह से यदि हम जिंक को करा दें डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो ये हमें मिलेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो ये सारे जो हैं, ये जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शंस को। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज और रिएक्शन। यानी हमें ये कैसे मालूम होगा कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, यदि जो चेंज हो रहा है मैटर में वो केमिकल चेंज ही है। तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला होगा क्या भाई, चेंज इन स्टेट। यदि स्टेट में चेंज हुआ है तो हो सकता है कि वह केमिकल चेंज हो। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके अलावा होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि किसी चेंज के समय स्टेट में चेंज हो या कलर में चेंज हो, यदि गैस इवॉल्व हो या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो या फिर टेम्परेचर चेंज हो, तो हम मानेंगे कि जो चेंज है वो कैसा है, केमिकल चेंज है। और टेम्परेचर चेंज के आधार पे जो भी रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड, जबकि एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल चेंज होता है, दो तरह का, एक्सोथर्मिक और है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हीट रिलीज होगा या हीट इवॉल्व होगा, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी केमिकल चेंज को यदि हम शॉर्टकट तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वही रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। सो वी कैन राइट इट एज शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction is called chemical equation। और ये केमिकल इक्वेशंस चार तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहला जो है ये है आपका स्टेटमेंट, जो दूसरा होगा वो होगा वर्ड इक्वेशन, तीसरा है स्केलेटल इक्वेशन, या ये इसको हम लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो फोर्थ है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को इस चार तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन गैस reacts with ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस when burnt in air or oxygen gives water। यदि हम ये एक केमिकल रिएक्शन लें जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर देता है, तो इसको हम चार तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चार तरीका क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको स्टेटमेंट के रूप में। तो ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ था, फिर भी देखिए, हाइड्रोजन गैस
on combustion in air or oxygen gives water। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट, यानी पूरे केमिकल रिएक्शन को आपने एक स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा जो होगा वो होगा वर्ड इक्वेशन। तो इस वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये हो गया आपका वाटर, और यहां लिख देंगे कंबशन। तो यह जो है ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। जबकि इसी को हम स्केलेटल इक्वेशन इसका लिखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसके यानी हम वर्ड नहीं लिख करके इसके सिंबल्स को लिख लेंगे, जैसे H2 है प्लस O2, तो यह दे देगा H2O। अब इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। जो रिएक्शन में भाग लेने वाले स्पीसीज हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने उनके सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। इसलिए यह जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। जबकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे, ये देखिए H2 प्लस O2 इट गिव्स H2। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करते हैं, और जो बैलेंसिंग होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें करना क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2, यानी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए यह जो फॉर्मूला है वाटर का उसके आगे हम 2 देंगे। तो इसके कारण ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, जबकि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे हमें 2 देना होगा, और यह जो 2 जो हमने दिया है इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अब यह इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। आप इसको नोट कर लीजिए।